वेरी मच इरफान साहब, आपने बहुत सटीक ढंग से इस सत्र का संचालन जारी रखा है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस सत्र में जो साथी सहभागी हुए, सोनवने साहब, शशि सोनवने, अरुण गाड़े साहब और शाहजी गोरबे साहब और साथियों, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो सुनने वाले और सुनाने वाले लोग सुन्न हो जाते हैं। 1995 से हम चर्चा चला रहे हैं। 91 में जब ये रणनीति ब्राह्मणवादी ताकतों ने इस देश में अनफोल्ड की कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेके आ रहे हैं, तो हमारे संगठन ने इसके ऊपर बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। और जिन शब्दों से भी लोग परिचित नहीं थे, उन शब्दों की परिभाषा से लेकर के उसके परिणामों तक लोगों के सामने जन जागरण करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। बहुत अरमान थे हमारे उस कोशिश में। गालिब ने लिखा है इसके बारे में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारी ख्वाहिश थी, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। 95 अनवर्ड, 95 के राष्ट्रीय अधिवेशन जालंधर में हुआ था। मैं बच्चा था, छोटा स्टूडेंट था, पढ़ता था फर्स्ट ईयर में। तब से हम लोगों को इस बात से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, खतरा बता रहे हैं, ये होने वाला, ये हो रहा है। लेकिन इसके विरोध में जितना जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए वो खड़ा नहीं हो रहा है। एक समस्या है। इसका मतलब जिस पद्धति से हम ब्राह्मणवादी लोगों के इस राष्ट्रद्रोही अभियान को रोकना चाहते हैं, उन तौर तरीके और प्रयासों के संदर्भ में हमें चिंतन करना जरूरी है। इसलिए विषय इस प्रकार से थोड़ा ओपन रखा गया कि जो कोई लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम देश भर में जाने कि ये मामला कैसे हल होगा। जैसे मैंने कहा कि इसकी चर्चा शुरू करो तो सुनाने वाला भी सुनाते सुनाते सुन्न हो जाता है और सुनने वाला भी चुप हो जाता है कि अब बताओ क्या करें। इतना कठिन प्रश्न इन्होंने इसको बना दिया कि एक बार सरकार ने अब ये इस दिशा में चल पड़ी, प्राइवेट हो गया, अब तो दोबारा ये राष्ट्रीयकरण इसका नहीं हो सकता। एक भावना लोगों के मन में ये बैठी हुई है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। गाड़े साहब ने तो कांशीराम का हवाला देके कहा कि हो शकत नहीं, ऐसा बोलते थे वो अपने जमाने में। लेकिन साथियों, इसमें ऐसी कोई इतनी जटिल चीज नहीं है कि हम इतने परेशान हो जाएं। लेकिन परेशान होने की केवल दो चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है। नंबर एक, कोई भी परिवर्तन का जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आपके पास सबसे पहले चाहिए डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज लीडरशिप। डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड। एंड द सेकेंड इज द प्लेस ऑफ वर्क। आपकी जमीन चाहिए जिसके ऊपर आप काम करो। आपको काम करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो चाहिए। सबसे बड़ा रिसोर्स है कि आपका कार्यालय।
दो चीजों का जो आदमी जुगाड़ करेगा, जैसे वो बता रहे थे कि हम तो वहां घर ही बनाने वाले थे, वो चले गए सावंत साहब कि ये किसानों का आंदोलन जब चला रहे थे दिल्ली में, तो इतना डिटर्मिनेशन उनके अंदर था कि हम अब यहीं पे घर बना के आंदोलन करेंगे, जब तक ये मामला नहीं होता हम घर नहीं जाने वाले। दैट शोज द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। दो चीजें चाहिए, जो रिजल्ट हम लोगों को, वामसेप वाले लोगों को समाज जीवन में कोई वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए, राजनीति के ऊपर असर करने वाले जो काम हमने किए हैं, जो गिनवा सकते हैं, इसका साफल्य इसी चीज में था कि हमारे संगठन में कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी इसके लिए लगा दी, पूरा समय यही काम करेंगे और ये करके दिखाएंगे। इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन, साथ नई साथी भी कुछ यहां पर होंगे, बार बार हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये कहे कि अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो उस आंदोलन को सफल बनाने की सोच चाहिए, मतलब ज्ञान चाहिए, उसके प्रति समर्पण चाहिए, और उसमें से कुछ आपको रिजल्ट निकाल के दिखाना चाहिए। तीन चीज वो चाहिए, और ये सब करने के लिए एक आदमी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। जैसे इस महाराष्ट्र में हमने देखा कि जब नामांतर का आंदोलन चला तो मैं बच्चा था और कवाड़े साहब अपने कंधे पे, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े, एक शॉल लेके चलते थे। अब भाषणों में कहते थे कफन लेके चला हूं, जिधर मर जाऊंगा वहीं पे दफन कर देना। वो इस प्रकार की बातें करते थे। और एक डेडिकेशन हमने देखा कि वो आदमी नागपुर से चल पड़ा और कंटिन्यूअसली कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन में उन्हीं के साथ रह गया। अब प्रोफेसर कवाड़े की इतिहास में भी और आज में ही केवल इतनी पहचान है कि वो नामांतर के प्रवर्तक नेता है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, बाद में कवाड़े साहब का नेतृत्व आगे हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए कुछ नहीं कर सका, जो उसमें कमी खामियां आई, और जैसे इंसान की जवानी ढलती है या हौसला ढलता है किसी गलत काम की वजह से, वो सब चीज़ें हुई, उसकी वजह से हमको नुकसान हुआ, वो बात अलग है। उन्हीं के बारे में नहीं, हमारे और भी नेता जो उभरे और गिरे, तो उनके नेतृत्व में जो गिरावट आई उसकी वजह से वो आंदोलन में गिरावट आई, ये भी सत्यता आप सब लोग जानते हैं। इसलिए यदि समाज उम्मीद करता है कि वामसेप के माध्यम से आंदोलन को नेतृत्व मिल सकता है, और बिना नेतृत्व के ये काम होने वाले नहीं है, सरकार ने जो खूंटा गाड़ रखा है वो खूंटा उखाड़ के फेंकना है और जमीन को समसमान कर देना है। जो गलत चीज उसने कर रखी है उसको सही करना है। तो ये अगर काम करना है तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स इसके लिए देना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। एक काम ये है। और समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी जन जागरण के लिए, प्रबोधन के लिए, लोगों को आंदोलित करने के लिए लगा रहे। हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे पुराने आंदोलन का अनुभव लेकर कि यदि एक दो लोगों के ऊपर हम निर्भर करते हैं और व्यक्ति केंद्रित या व्यक्ति आधारित नेतृत्व को लेकर आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर गिरावट आ रही है। इसलिए जितने दुष्परिणाम यहां पर गिनवाए, हमारे वक्ताओं ने हमारी मदद की उन चीजों को रिफ्रेश मेमोरी में करने के लिए कि ये प्राइवेटाइजेशन से, आउटसोर्सिंग से क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, मैंने सब नोट किए और देखा कि दूसरे साथी आए तो उन्होंने उनमें से कुछ चीजों को दोबारा बताया। इसका मतलब वो जो चीजें हो रही है वो नोटेड है, जो दुष्परिणाम इसके आ रहे हैं वो नोटेड है। इसमें सबसे ज्यादा
अगर भयानक कोई दुष्परिणाम है जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूं, उजागर करना चाहता हूं, वो ये है मनोबल का गिरना, कि ये इतना आगे बढ़ चुका है कि ये अब नहीं हो सकता, ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसको उल्टा नहीं फिराया जा सकता। ये मनोबल समाज का गिरा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सरकारों ने, पहले सरकार ने कुछ चीज की, दूसरी सरकार आई और उसने उसको खत्म कर दिया और दूसरा ले आया, बहुमत की सरकार। प्लानिंग कमीशन का क्या हुआ? हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, वो सरकार आई और ऐसे छट करके एक कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन करके उसको नीति आयोग बना दिया और प्लानिंग नाम की चीज ही खत्म कर दी, कि लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। लेबर लॉज के बारे में कुछ हंगामा हुआ और हंगामा अभी भी लोगों के अंदर धक धक रहा है। जब उसको रिपील किया, इतने सालों से स्टैब्लिश किए हुए कानून, मजदूर कानून खत्म किए, कुछ उसमें हुआ। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें, और संविधान में इसका प्रावधान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में इसका प्रावधान है कि यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में किसी को दी जाती है बिजनेस करने के लिए, जमीन है इस देश की मूलतः, या रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, जमीन के अंदर का खनिज है, ये सरकार ने अगर किसी प्राइवेट पार्टी को बिजनेस करने के लिए या अपना इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए दिया, सपोज स्कूल चलाने के लिए दिया, और सरकार को लगता है कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में सही नहीं चल रहा है या गलत हो गया है, ये प्राइवेट पार्टी को ये चीज दे के काम गलत हो गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है कि सरकार तुरंत उनसे वो वापस ले करके, वो जिनको दिया था उनके कुछ नुकसान भरपाई करके उनको हटा सकती है। और स्टेट की पावर है, स्टेट ऐसा कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं, हमें पता भी है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है आज की तारीख में, है तो सही लेकिन सरकार कौन बनाएगा? सरकार बनेगी तो वो सरकार इसको तो कर सकती है। फिर दुनिया के सारे देशों को इधर जो इन्होंने रास्ता बनाया है वो रास्ता भी बंद कर सकते हैं, और जो इन्होंने प्राइवेट कर दी है बहुत सारी प्रॉपर्टी, उसको भी हम दोबारा सरकारी कर सकते हैं। बैंकों को भी जो उन्होंने ये कर दिया उसको भी हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन सरकार तो बने। सरकार कैसे बन सकती है? सरकार तो लोग बनाते हैं, और लोगों के पास पहुंचने के लिए जन आंदोलन खड़ा करने के लिए, मतलब लोगों के पास पहुंच करके जन आंदोलन खड़ा करना है, तब ये हो सकता है। पूरा लोगों का विचार अगर परिवर्तित हो गया तो सरकार परिवर्तित हो जाएगी। साथियों, हमारे साइंस में, सोशल साइंस में इसको खड़ा करने की 5 चीजें बताई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। जो लोग ये काम करना चाहते हैं उनकी समाज में कोई विश्वसनीयता होनी चाहिए। मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूं कि हमारे समाज के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ छोटी है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में समविचारी जो दूसरे संगठन इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को अपने साथ में लेकर अपनी शक्ति बढ़ा करके फिर आंदोलन करने का प्रस्ताव वो कर रहे, संकल्प कर रहे। लेकिन साइंस ये बताता है कि आंदोलन में उन लोगों को आप शामिल करिए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। मात्र उनका संगठन होना वो काफी नहीं है, इसको आप नकारात्मक मत लीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे प्रयासों में जो विफलता आई, क्योंकि आयरे गहरे नथु खैरे सबको आपने अगर भर्ती कर लिया तो जो आप कर रहे थे वो भी क्रेडिबिलिटी आपकी गंवाई जाएगी। एक प्रॉब्लम ये, आंदोलन खड़ा करने का एक सिद्धांत है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। और इसमें
अगर हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, और सब कोई भी रहे कैसे भी रहे सबको लेके चलना चाहिए, ये सोच हमारे आंदोलन के लिए सही सोच नहीं है, पहली बात। दूसरा है लेजिटिमाइजेशन, कि आप जो विचार बता रहे हो उसका कोई न्यायिक संवैधानिक आधार होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन की काट है राष्ट्रीयकरण, मूल प्रमुख उद्यम, मूल जमीन राष्ट्र की, राष्ट्र के नाम होना चाहिए, तो उसका यह दावा करने का कोई लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए। अब मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन इसका बहुत बड़ा सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने लिख दिया सोशलिस्ट नेशन, तो सोशलिस्ट नेशन में सारी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट, संपत्ति राष्ट्र की होती है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। हमने क्योंकि मिश्रित व्यवस्था अपनाई है, तो व्यक्तिगत डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी उतने स्कोप तक परमिटेड है। अब से ज्यादा करते तो टैक्स, तो विन विन सिचुएशन है, राष्ट्र को पैसा मिल रहा है और आप मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है सिस्टम। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्कोप नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिटिमाइज्ड है। डिमांड लेजिटिमाइज होनी चाहिए। पहला, जो लोग डिमांड उठा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता उनकी समाज में होनी चाहिए। और दूसरा, जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो परिवर्तन वो बता रहे हैं, वो न्याय संगत होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे पहले जो सत्र हुआ उससे संबंधित है साथियों, और मुझे लगता है गौर फरमाएंगे सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, ड्रामेटाइजेशन ऑफ द मूवमेंट। यह जनमानस में पहुंचने का सिद्धांत है, आंदोलन का नाटकीकरण। क्योंकि सामान्य आदमी के दिमाग में और ध्यान में अपनी बात उतारने के लिए सामान्य आदमी जिन पद्धतियों से सीखता समझता है और स्मरण करता है, सीखता समझता और स्मरण करता है सामान्य आदमी। मैं सीखा आंदोलन, समझा और स्मरण किया क्योंकि मेरी मां बचपन से बाबा साहब की ओवी गाती थी, गाना गाती थी, और उसमें से संदेश क्या निकलता था कि उनके आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, उनके जैसा काम करना चाहिए, उनके जैसा पढ़ना चाहिए। तो गाना था, वो गाना था, लेकिन वो बहुत गंभीरता से कहती थी और बहुत गंभीरता से मेरे मन में वो उतरता चला गया। तो एक जंगल से लकड़ी बिनने वाली महिला और लकड़ी के ऊपर अपना सूखी लकड़ी बेच के चलाने वाले लकड़हरे का बच्चा प्रोफेसर हो गया, गाना सुन सुनकर, गाना बता बता कर बड़ा किया कि ये पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही आप समझिए, मैं करंट में आपको उदाहरण देता हूं कि इसका कितना महत्व है। संगीत और नाट्य का सामान्य आदमी के दिलो दिमाग में उतरने के लिए अनन्य साधारण महत्व है। स्लोगन्स, पावरफुल स्पीचेस, भाषण जो लोगों के अंदर उत्साह पैदा कर दे, भाषण जो बैठे हुए लोगों को खड़ा कर दे, उनकी तालियां बजवा दे, अनन्य साधारण महत्व है। आंदोलन अगर हम करना चाहते हैं तो केवल हमारे पास ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान का लोगों के दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में और उनकी संवेदना में उतरना जरूरी है। उनकी सेंसिटिविटी को टच करना जरूरी है।
हल्के में कहा होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं हिंदू में पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। छोटी चीज है, उस समय इसी इलाके में बोली गई है, नासिक और ये आपके खानदेश में बोली गई चीज है, आज भी दोहराई जाती है। इसके ऊपर हमारे समाज के जो कलाकार लोग हैं, आंदोलन से जुटे जो फुले अम्बेडकरी कलाकार लोग हैं, उनको इसके ऊपर काम करना होगा कि आंदोलन में जो ज्ञान निर्माण हुआ वो ज्ञान सामान्य आदमी की बोली और भाषा में सामान्य आदमी तक अगर पहुंच जाए, सांगा आम्हाला बिर्ला बाटा टाटा कुठाय हो, सांगा धनाचा वाटा आमचा साठा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा कुठाय हो, ये वामन दादा कर्डक बोलते थे। वो जो आंदोलन कर रहे थे बंबई में मजदूर लोग, उन लोगों को ये जो विचारधारा है कि वेयर इज माय शेयर, ये बल दे रही थी। वो विचारधारा, वो संगीत, वो काव्य, वो जज्बा उनको बल प्रदान कर रहा था मजदूर आंदोलन को। आज की तारीख में ये कार्य गंभीरता से लेना जरूरी है। जनमानस में पारंपरिक लोक कला के माध्यम से हमारी विचारधारा को पहुंचाना और उस विचारधारा और वो जो सॉल्यूशन उसमें दिख रहा है, वो सॉल्यूशन गुनगुनाता हुआ हमारा आदमी नजर आना चाहिए। जब सॉल्यूशन गुनगुनाएगा तो उसके अंदर जो नकारात्मक भाव है, उसके अंदर जो निराशावाद है, वो खत्म होगा। निराशावाद उससे खत्म होगा। यद्यपि इस महाराष्ट्र में हुआ यूं कि अंबेडकरी जलसा लोगों के अंदर का निराशावाद खत्म करने के लिए प्रारंभ हुआ और बाद के कुछ कलाकारों ने वाह लूटने के लिए नकारात्मक भाव का बहुत ज्यादा प्रचार किया। यह दुख की बात है। बोलता तसारे विकासाची भाषा, लोपली निराशा आता लोपली निराशा। वामन दादा ने कहा था, विकासाच्या आधी विकासाचा पाया होता माझा भीमराया। उन्होंने इसमें कहा कि निराशा लोगों के मन में अब नहीं रही, लेकिन आप देखेंगे कि उन्हीं की परंपरा चलाने, ये गायन का परंपरा चलाने वाले लोगों ने ऐसी निराशा लोगों के अंदर फैला दी कि अब होने वाला नहीं है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था अंबेडकर जैसा, आने वाले समय में भी कोई पैदा होने वाला नहीं है। घर में जाओ, रोटी खाओ, सो जाओ, भजन होगा तो आना, गाना गाओ और पैसा दो। नॉट गुड। अगर इस लाइन से चलेंगे तो होने वाला नहीं है। यह निराशा भाव फैलाने का काम नहीं था, नहीं करना चाहिए था। जाने अनजाने में उन लोगों ने काव्य लिखने के चक्कर में ये जो निर्माण किया था उसकी धार को बोथड़ कर दिया। सोचिए इसके ऊपर। यदि हम इसमें समाधान चाहते हैं, सिंपल सा विषय है, सब आदमी पीस रहे हैं, सब आदमी को दिख रहा है ये गलत काम है और सब घर में बैठ गए हैं। ये जो घर में बैठे हुए हैं इनको जाकर के जंतर मंतर में बिठाएंगे तो वो जितने बैठे ना ऑल इंडिया में घर में बैठे हुए लोग, और लोगों को कहेंगे कि वहां जो बिठा रहे हैं लोग उनके थोड़े खाने पीने की व्यवस्था कर दो, तो वो मंत्र चल जाएगा। किसान का जो मुद्दा है, जितना ज्वालाग्रही है उतना ही ज्वालाग्रही ये मुद्दा है, लेकिन इसमें हमें आंदोलन के दृष्टिकोण से सोचना होगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लेजिटिमाइज डिमांड होनी चाहिए, उसका सामान्य भाषा में, जनभाषा में अनुवाद होना चाहिए, प्रसारण होना चाहिए, और उसको सफल करने के लिए एक नहीं कई स्तरों पर मैनी फोल्ड प्रोग्राम और ड्वेल अप्रोच
ये दो चीजें बताई गई है आंदोलन को सफल बनाने के लिए, मैनीफोल्ड प्रोग्राम। जैसे हमने बामसेप के माध्यम से एक फोल्ड में BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान के माध्यम से गांव गांव में पहुंच करके संविधान में लोगों के जो हक अधिकार है उसके ऊपर उनको जागृत करने का एक अभियान चला रखा है। दूसरी ओर इस आंदोलन में जो पोटेंशियल वर्ग है समाज का, युवा और विद्यार्थी, उनको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी ओर हमारे समाज के और जो पोटेंशियल वर्ग है, जैसे वकील है, ये आंदोलन के लिए इनकी भी बहुत जरूरत है, उनको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार लोगों को अभी है 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक औरंगाबाद में मूल निवासी सभ्यता संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित है, वहां कलाकारों को इकट्ठा कर रहा है। ये मैनीफोल्ड प्रोग्राम है, इसको कहते हैं मैनीफोल्ड। कई स्तरों पर लोगों को संगठित करना, कई फॉर्म, वो सुबह सावंत साहब कह रहे थे कि कई फॉर्म में काम करना पड़ेगा। वो फॉर्म में जो हम बना रहे हैं, वो फॉर्म में अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी कंसंट्रेट करती है तो हमें बड़ी आसानी होगी। क्यों? जन आंदोलन को सफल करने के लिए और 4 चीजें हैं इसके अलावा हम जो बताया। पहली है फोकस्ड एफर्ट, एकीकृत, एक केंद्रित प्रयास। एक मुद्दा पकड़ा, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े मतलब नामांतर, ऐसा है ना। तो यदि इस विषय में हमारी जान अटकी है तो इस विषय को भाई पकड़ लो, इसको कुछ लोग इस विषय को पकड़ लो, इसको ऐसा पकड़ लो कि जब तक ये दुश्मन के जबड़े से नहीं निकलता तब तक इसको खींचो, और खींचने से भी नहीं निकल रहा है तो उसके पीठ में, उसके पैर में, उसके हाथ में मारो गुद्दे, दबाओ, हर तरफ से दबाओ उसको, हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करो। फोकस्ड एफर्ट उसके ऊपर अगर हम करते हैं तो हमें इसमें सफलता मिल सकती है। तो चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे अन्य साथी भी, कास्ट ट्राइब के साथी है, सोनोने साहब है, और भी लोग हैं जिनको हम यहां नहीं बुला पाए क्योंकि समय की जो सीमा है उसकी वजह से नहीं बुला पाए। उनके साथ भी समन्वय करके यदि फोकस्ड एफर्ट है, एक ढांचा, संगठन का निश्चित ढांचा बनाकर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अप्रोच करते हैं, और ये सब काम करते समय यदि हमारे पास कलेक्टिव आइडेंटिटी है तो इसमें 100%, 200% यूनिवर्सिटी के रेफरेंशियल नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सफलता मिलेगी, हम सबको सफलता मिलेगी। फोकस अगर एफर्ट किए, लीडरशिप डेडिकेट किए, इसमें क्रेडिबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अंडर डाउट नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा आगे ही बढ़ रही है, और नॉलेज की भी हमें कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारे पुरखों ने जो नॉलेज हमको विरासत में दिया वो ऑथेंटिक है, यूनिवर्सल है। कि कैसे जो लोग पूंजीवाद की बात कर रहे हैं उनको भी हमारे पुरखों ने समझाया है कि कैसे जो है सोशलिस्ट नेशन बनाया जाता है, सोशलिज्म कैसे, रियल सोशलिज्म, और वो भी डेमोक्रेटिक वे से कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सारी चीज़ हमारे पास ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। तो साथियों, यदि हम इसमें कोई रिजल्ट चाहते हैं, इस चीज़ में अगर हम रिजल्ट चाहते हैं, जैसे मतलब जो ज़्यादा चीज़ लंबी हो जाती है तो उसके बारे में कवि ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नदी निकलनी चाहिए। गंगा नहीं बोलता मैं गंगा बोलने से बहुत दूर चली जाती हो तो इसलिए अगर कोई चीज इतनी तकलीफ दे है तो क्यों नहीं इसके बारे में संकल्प किया जाए। इसका समाधान क्या है?
इसकी काउंटर करने की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले इसके बारे में संकल्प किया जाए कि इस विषय के ऊपर हमारा कोई डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डेडिकेटेड फोर्स उसी के ऊपर लगाया जाए, बाकी सारी उसको दूसरा कोई काम नहीं, उसको एक ही काम होना चाहिए। अन्ना हजारे मतलब भ्रष्टाचार, अन्ना हजारे मतलब भ्रष्टाचार। अब उसके आगे पीछे आप अपने हिसाब से समझो, है ना। लेकिन वो भ्रष्टाचार ने एक दिल्ली में सरकार बना दी। क्यों? वो बस उतना ही काम पकड़ा रहा। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। वैसे हमारे ही समाज का आदमी है मूल निवासी, भले ही उसको लोगों ने मिसयूज किया। उदाहरण देने के लिए बहुत ज़्यादा बुरा उदाहरण नहीं होगा, कोई ब्राह्मण होता तो ज़्यादा बुरा उदाहरण होता। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट अगर हम करेंगे साथियों तो इसमें हमको सफलता मिल सकती है। और काउंटर स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमेशा इंसान को जो है पर्याय लेके चलना चाहिए कि हमारे लोगों को जो अवेलेबल सिस्टम है उस सिस्टम में हमारे लोगों को जो बेनिफिट अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो बेनिफिट लोगों को अवेलेबल करने के लिए हमें असिस्ट और सपोर्ट करना चाहिए। आज की तारीख में, कल हमारी सरकार आएगी तब सब कर देंगे, ये नहीं होता। रिजल्ट छोटे छोटे भी अगर हम अपने लोगों को दिखाते हैं, छोटी छोटी जगह पर भी अगर हम हमला करते हैं, कि कमजोर कड़ी के ऊपर भी हम हमला करते हैं, एक है राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रभावित करना, दूसरा किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी राज्य में कोई कंट्रैक्ट चल रहा है, कोई प्राइवेट चीज चल रही है, उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा करके उसको रोक देना या उसका पर्याय खड़ा कर देना। ये आंदोलन अगर कॉर्नर कॉर्नर में भी अगर हम चलाते हैं और उसका राष्ट्रीय भी चलाते हैं चैप्टर साइमल्टेनियसली, और किसी चीज में अगर हमको सफलता आती है उससे लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा और ये काम किया जा सकता है। इन प्रयासों में डेडिकेटेड लोग अगर तैयार हो जाएंगे तो जैसे आज़ादी के आंदोलन, ये आप इतना आसान नहीं है, ये मतलब पूरा प्राइवेटाइज करना मतलब गुलाम करने का कार्यक्रम है। एक अंग्रेज आया था हमारे देश में बिजनेस करने के लिए, फिर सारा ही भारत का उसने अपना कर लिया। तो ये तो कई लोगों को बुला रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के तहत, कई कंपनियों को बेच रहे हैं। तो ये चीज़ उस भाषा में मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं तो लेक्चरर आदमी हूँ। सुबह साहब ने माफ़ी मांग ली हमारे सबकी ओर से। कलाकार लोगों का काम है हम लोगों को बोली देना, भाषा देना और हम लोगों को आंदोलित करके वहाँ बुला लेना, कलाकार लोगों का काम है। हमारे समाज के कलाकार लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, मैं अपील करता हूँ यहाँ से। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ इस संगठन का, लेकिन हमें जन आंदोलन खड़ा करने के लिए कलाकार लोगों की जरूरत है। मैं अपील कर रहा हूं, आप आइए, बोली दीजिए। कलाकार लोग तो एक शब्द में भी कोई कोई ऐसा नारा बना देते हैं कि सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी जरूरत है। और वो परंपरा, हमारी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों तक पहुंचाने की परंपरा, अगर उस माध्यम से, कला के माध्यम से जन सामान्य में पहुंचेगी, तब जाकर के हम इनको काउंटर कर पाएंगे। और प्रबोधन जारी रहना चाहिए। ये जो समझाने का काम है, ग्रुप में, गांव में, घर में, बस्ती में, जहां हम संविधान समझाने के लिए जा रहे हैं, वहां संविधान में प्रावधान क्या है और उस प्रावधान के खिलाफ में कैसे अघोषित संविधान के ऊपर नाअमल हो रहा है, वो समझाते रहना है। और उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए गान में भी परिवर्तित करना है, नारे में भी परिवर्तित करना है, संगीत में भी परिवर्तित करना है। ये अभियान साल 2 साल आप चला के देखो साथियों, तो मुझे लगता है इससे वो जो अभियान चला रहे हैं, यहाँ समझाया भी साहब ने कि लोगों को खुद लगता है कि प्राइवेट जो है गवर्नमेंट से अच्छा है, ये उनका अभियान है। यदि हम लोगों को समझाएंगे, क्लियर भाषा में समझाएंगे कि प्राइवेट से उनको कितना नुकसान हो रहा है, तो जाकर के उसका जो इफेक्ट है वो काउंटर हो सकता है। उसको काउंटर करने के लिए हम अपना ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ताकत, कार्यकर्ता, ये जो गांव में जा रहे हैं BS4 अभियान के माध्यम से, उसमें इसको विषय बनाए, उसके साथ जोड़ करके लोगों को समझाए, राष्ट्रीयकरण की महत्ता समझाए, राष्ट्रीयकरण की योजना बताए, राष्ट्रीयकरण हर चीज़ का कैसे हो सकता है,
इसके लिए समाज से बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित करके हमें अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित करनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी हमारी, द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन यदि हम बनाते हैं, हम सब बुद्धिजीवी लोग मिलकर के यदि हम पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन डिक्लेयर करते हैं और वो लोगों के पास लेके जाते कि हम मौका दो, हम ये करेंगे, तो इससे वो काउंटर होगा। जब पर्याय लोगों को दिखेगा, हम समझाते रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, दोज हु अपोज दे मस्ट प्रपोज अल्टरनेटिव, ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम ये कह रहे हैं कि ये गलत है तो सही कैसे हो सकता है, उसका रेडीमेड पर्याय लोगों के हाथ में होना चाहिए और लोगों ने पढ़ना चाहिए और कहना चाहिए हाँ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कागज बनाने में अगर बुद्धिजीवी लोग हमारी मदद करते हैं, यहां पर सुबह कहा गया, बताया कि हमारे संगठन के साथ पवार साहब ने बताया, डॉक्टर पवार ने बताया यहां से कि हमारे बारे में जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का संगठन है, बनाने वालों में थे, बुजुर्गों में तो थे, इधर बोरकर साहब बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन के साथ जो जुटे वास्तव में वो छोटे पदाधिकारी है, छोटे कर्मचारी है। इसको कहने के लिए हमको दुख होता है, लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो बड़े अधिकारी यहां बैठे हुए उनको अपील करना चाहता हूं कि यदि आप लोग बौद्धिक योगदान देंगे, हम राष्ट्रीय स्तर से अपनी राष्ट्रीयकरण की नीति घोषित करेंगे, तब ये खाजगीकरण जिसको मराठी में बोलते हैं, हिंदी में जिसको जो है निजीकरण कहते हैं, ये खाजगीकरण खत्म करने के लिए राष्ट्रीयकरण का दस्तावेज फील्ड में चर्चा में चाहिए, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। ये राष्ट्रीयकरण होना है, ऐसे होना है, इसकी चर्चा अनफोल्ड करने के लिए, उसको धार देने के लिए मैं आप सभी लोगों को, सारे बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ बैठे होंगे उनको अपील करता हूं। और आखिरी बात बता दो, एक बात बोरकर साहब ने 10-12 साल पहले हमको बताई थी, 20 साल पहले हम एक अभियान चला रहे थे, विषय आरक्षण समाप्ति की ओर। अमरावती शहर में बोरकर साहब ने हमको बताया, एक दिन आएगा ये तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और तुम्हारे बच्चे घर में तस्वीर लगाएंगे, बाबा साहब की भी लगाएंगे, फुले साहब की भी लगाएंगे, तुम्हारी भी लगाएंगे, उनको चढ़ाएंगे माला और तुम्हारी तस्वीर पे मारेंगे जूते या पहनाएंगे जूतों की माला कि इन्होंने दिया था और ये निकम्मे थे, इन्होंने समय पे अपना काम नहीं किया, लोगों में जन आंदोलन खड़ा नहीं किया, इसलिए आज मैं कमिश्नर का बेटा गाड़ी चला रहा हूं, ड्राइवर बन गया हूं, कोई पोछा लगा रहा हूं, तो इसलिए रोज वो फिर उनको कोसेंगे कि इन्होंने नहीं किया, ये कर सकते थे। उनको मैं आह्वान कर रहा हूं, उनको मैं अपील कर रहा हूं कि आप आइए, इसमें जुटिए। यदि आपके मन में इसके प्रति क्रोध है, यदि आपके मन में इसके प्रति, अपने समाज के प्रति लगाव है कि मेरे लोगों को इस प्रकार से अन्याय अत्याचार मेरे लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरे देश की संपत्ति नहीं लूटनी चाहिए, आप शामिल हो जाइए। बहुत बड़ा विषय नहीं है, इस विषय को अगर बुद्धिजीवी लोग हमको साथ देते हैं, जो इस सभागार में बैठे हुए इस समाज में हैं, तो साथियों इसको हम काउंटर कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि वाली नहीं है जिसको लेके वो चल रहे, खुले आंखों से लोग देख रहे हैं। संविधान विरोधी है, गलत है, अपना पेट भरने के लिए कर रहा है, अडानी को अंबानी से आगे कर दिया, इसके लिए कर रहा है, सब दिख रहा है, पर्याय उसके सामने नेतृत्व नहीं दिख रहा है, पर्याय उसके सामने विचार प्रस्तुत नहीं है। इसलिए समस्या, इसको काउंटर करना है तो इसका डॉक्यूमेंट लाया जाए, इसकी नीति लाई जाए, राष्ट्र व्यापी उसको फैलाया जाए, राष्ट्रीयकरण का मूल निवासी दस्तावेज लाया जाए, राष्ट्रीयकरण की नीति लाई जाए। ये अपील करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।